चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले पैनल की डिस्कशन की। तो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है अमिताभ जी और गरिमा जी। तो चलिए फर्स्ट ओपनिंग सेशन जिसका सब्जेक्ट है मीडिया जगत की वर्तमान दशा और दिशा, उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी पैनलिस्ट को निमंत्रण देना चाहूंगी राइस पर। तो सबसे पहले लेट मी कॉल अपॉन मिस्टर बच्चन सिंह सिकरवार जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर आपका स्वागत है राइस पर। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आगे बढ़ते हुए डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम टूपिया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सर का स्वागत है मंच पर। तो वी वेलकम यू हियर सर एंड डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो चलिए दोस्तों पहला जो ओपनिंग करते हैं। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत मीडिया कॉन्क्लेव 2021 में। ओवर टू यू गरिमा जी। जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मीडिया जगत की वर्तमान दशा और दिशा है। तो हमारे बीच में गरिमा जी मौजूद है। तो अमिताभ जी और गरिमा जी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेशन की। सो ओवर टू यू मैम। Before starting this session, मैं चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में किसी भी आरंभ से पहले गणपति की आराधना होती है, तो एक मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं और फिर इस कार्यक्रम के संचालन को आगे बढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणपति की आराधना के साथ मेरे तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। कॉन्क्लेव जो हमने ऑर्गेनाइज किया है मीडिया कॉन्क्लेव 2021, इसको शुरू करने से पहले जाहिर सी बात है मेरा परिचय तो श्रुति दे चुकी है। मेरे साथ मीडिया जगत के सशक्त हस्ताक्षर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और पत्रकारिता जगत से ही चुनिंदा कुछ और लोग मौजूद हैं जो इस मंच पर शोभायमान है। लेकिन पिछला साल जो गुजरा है 2020, यकीनन वो हम सबों के लिए एक त्रासदी के जैसा रहा है और 2020 को सफलतापूर्वक सेहतमंद होकर गुजारने के बाद जब हम इस तरह के किसी भी आयोजन में शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, सेहतमंद हैं, महफूज हैं और जीवित हैं। इसके बाद मुझे जो टॉपिक मिला है मीडिया जगत की वर्तमान दशा और दिशा, उसी पर आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। क्योंकि मीडिया कॉन्क्लेव 2021 इस कॉन्क्लेव का नाम है, तो जाहिर सी बात है मीडिया किस दशा और दिशा में आज के परिप्रेक्ष्य में है उसको समझेंगे। सर सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी मैं, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी जब हमारे समक्ष होती है तो हम ये देखते ही हैं, जाहिर सी बात है कि सफलता चुनौतियों, संकटों, विषमताओं के साथ कैसे पत्रकारिता को आगे लेकर जाना है, पत्रकारिता के मापदंडों को गिरने नहीं देना है, ये जाहिर सी बात है आपके जीवन से, आपके जो भी तमाम काम रहे हैं उनसे समझा जा सकता है। तो सर सबसे पहले हम दरअसल बहुत बार ये कहते हैं कि मीडिया इन इट्स वर्स्ट फेज और मीडिया इज फॉलिंग डाउन। मीडिया की जो क्वालिटीज हैं, जो संकल्प हैं या जो मीडिया के लक्ष्य और चुनौतियां होनी चाहिए उनसे हम कहीं परे जा रहे हैं। Do you agree with that? Is this a true fact that media is falling down? मुझे नहीं लगा और इस अवधारणा से मैं कभी अपने 30-35 साल के पत्रकारी जीवन की यात्रा में कभी सहमत नहीं। मीडिया अपना रूप और स्वरूप वैसे ही बदलती है हर दौर में जैसे बाकी चीजों में बदला। दुनिया में कोई भी चीज एक स्वरूप के साथ समय तक ही रहती है, उसके बाद उसको अपना स्वरूप चेंज होता है, परिवर्तन। मुझे लगता है दशा भी ठीक है और दिशा भी ठीक है। मसला ये है जो मैंने महसूस किया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन तमाम यात्राओं को देखने के बाद कहा करते थे श्रीराम शर्मा जी कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गायत्री परिवार जिन्होंने स्थापित किया, वही मामला है। अब मूल्य न हमारे अंदर ज्यादा है, उससे मीडिया की जो इम्यूनिटी पावर थी वो कम। तो वैक्सीन वहां चाहिए
कोरोना की तो आ गई, वो जब तक हम अपने में सुधार नहीं करेंगे। अभी इस कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले आगरा के मित्र लोग बैठे थे, हम लोग चाय पर, तो मैं उनसे ये चर्चा कर रहा था कि पत्रकारिता में संकट नहीं है, मुश्किलता पैदा होती है जब हम पत्रकारिता के जरिए दूसरे लक्ष्य साधने की कोशिश करते जी। केवल पत्रकारिता करेंगे कोई संकट नहीं, लेकिन फार्म हाउस भी बनाना चाहेंगे तो संकट, खरीदारी में दुकान भी लेना चाहेंगे तो प्रभुनारायण सिंह क्या जाना पड़ेगा, क्या ये तो जान लीजिए, दोनों काम नहीं चलेंगे। तमाम चैनल्स के बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहां पर दशा और दिशा ठीक है क्या? और अगर नहीं तो बाकी जितने भी मीडिया के वो माध्यम हैं जो आम जनमानस की पहुंच से दूर हैं, उन्हें सामने लाने के लिए क्या करना होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के समय में जो सबसे बड़ा संकट है, पत्रकारों की जो छवि बन रही है देश में और जो गिरावट आ रही है, वो एक बहुत बड़ा संकट है। हम इसे कैसे रोकें, क्या करें? जो पहली पीढ़ी थी पत्रकारिता की या जिसके बाद में हम आए, हमने जो अपने बड़ों से सीखा, हमको ये कहा जाता था उस समय एक ही शब्द था कि देखिए ये इस तरीके से आपको काम करना है और ये तो पत्रकारिता का और नहीं लगा था, ये एक ही शब्द होता था कि तो पत्रकारिता। लेकिन आज कितने शब्द जुड़ रहे हैं। आज कोई हमें कहता है मोदी मीडिया, कोई कहता है मोदी मीडिया, कोई कहता है पत्तलकार। आखिर ये भावना लोगों में क्यों आई? ये भावना कहां से आई? ये बिल्कुल ठीक है कि देश दुनिया समाज हमेशा ये चलायमान है, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। जब चीजें बदलती है तो पत्रकारिता भी ऐसा क्षेत्र है, इसमें भी बदलाव होंगे। हमें उन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। और देखिए कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ अच्छाई हो, हर चीज में बुराई भी होती है। हमें ये देखना होता है कि वो औसत हमारा ठीक है, उसमें अच्छाइयां ज्यादा हो और उसमें बुराइयां कम हो, और अच्छाइयों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और बुराइयों को हम कम कैसे कर सकते हैं। सर अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी ये देख रहे हैं कि औसत जो है, क्या वो औसत संतुष्टिप्रद है, क्या सेटिस्फैक्टरी है क्या? नहीं, वो औसत संतुष्टिप्रद नहीं है। ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत कष्ट की बात है कि लोगों की जो हमारे बारे में जो छवि बन रही है, मोदी मीडिया पत्तल का, हम इस छवि को कैसे ठीक करें? अच्छा, कारण की तरफ भी मैं आपको ले जाना चाहूंगी। आपने समस्या का जिक्र किया, समाधान कहाँ देखते हैं और कारण कहाँ देखते हैं? कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए मैं जो महसूस कर रहा हूँ, आपने जो बड़े चैनल्स की बात की, बड़े चैनल्स या बड़े मीडिया हाउसेज, चाहे वो बड़े अखबार हो, आज जो आम आदमी महसूस करता है, हम आम लोगों के बीच में जाते हैं या हम जैसे लोग जो महसूस करते हैं कि कहीं जो मीडिया हाउसेज है हमारे, वो कहीं बहुत दबाव में है, सरकारी दबाव में है। और इस चीज को हम बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गहराई से महसूस करते हैं और आम जनता इसका बिल्कुल खुला आरोप लगाती है हम पर। कई बार ये घटनाएं अखबारों की छपती है, टीवी चैनल्स भी दिखाते हैं कि या सोशल मीडिया में भी दिखाई देता है कि कुछ लोग जो नकारात्मक चीजें हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें बताने का प्रयास करते हैं, तो या तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं या वो जेल चले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो डर और भय का जो माहौल जो बनाया जाता है, ये भी आम जनता के बीच हमारी छवि को, भले ये कुछ घटनाएं, चंद घटनाएं, लेकिन ये चंद घटनाएं बहुत नकारात्मक छवि बनाती है। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न पैदा होता है सर कि क्या एक मछली जो सारे तालाब को गंदा कर देने वाली जैसी कहावत है, क्या गेहूं के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है? ये तमाम चीजें हमारे जो समुदाय पर भी लागू हैं, इस पर भी हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अगले पैनलिस्ट सर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ भी। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपसे मेरा सवाल ये है, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर, अभी दो हम लोगों के वक्ताओं ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हमारे साथ पत्रकारिता के बहुत ही वरिष्ठ स्तंभ है, सशक्त हस्ताक्षर है श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी। उनका कहना यह है कि अवमूल्यन जैसी कोई चीज नहीं है,
हम बदलेंगे जग बदलेगा। अभी सर से जो बात हुई, सर ने कहा कि हाँ कुछ ऐसे विशेषण है, नकारात्मक विशेषण जो जुड़ गए हैं, नहीं जुड़ने चाहिए थे, और जिसके लिए हम सबों की एक साझा जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम प्रयास करें कि ऐसा ना हो। वो प्रयास कौन से स्तर पर होने चाहिए? मेरा एक सीधा आक्षेप उन 10 चैनल्स पर है, तकरीबन 10, कम या ज्यादा हो सकता है, जिनमें दिखाई जाने वाले कंटेंट या वहां के लोगों की जो व्यक्तित्व है, उनके जो कार्यशैली है, उसके चलते पूरा एक समुदाय दूषित अगर हो रहा है या उस पर अगर आरोप लग रहे हैं, तो प्रयास कहां से होना चाहिए? और क्या आप इन तमाम लोगों की बातों से सहमत हैं? मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि व्यवस्था में बड़ा तेजी से परिवर्तन हो रहा है जी। हम लोगों की एक मानक है, धारणा है, ये जो मीडिया का पेशा है, इसमें हमारी जो पुरानी धारणा है, जो समय के साथ बदलाव आ रहा है, उससे मैच नहीं कर पा रही। मेरा ये मानना है कि ये मीडिया ही एक ऐसा पेशा है जो आत्म मंथन करता है अपने सम्मान के लिए, अपने आदर्श के बचाव के लिए, लेकिन आदर्श की जो स्थितियां हैं समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। हम मीडिया के बारे में चिंतित हैं और हम अपने लोगों को बुला भरा कहते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, अपने दोस्तों की आलोचना करते हैं, हमारे जो प्रतिष्ठान है उन सब की हम आलोचना करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम अपने लोगों को कई बार बहुत, जब हमें लगता है कि रास्ते पे नहीं है, तो उनको देखकर नाक मुंह भी सुखोते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मीडिया से नीचे उतरकर और दूसरे पेशों में देखिए। हमारे जो खराब से खराब लोग भी हैं वो उनसे बहुत बेहतर है। बाहर बहुत गंदगी है। मीडिया जो जिन स्थितियों से संचालित हो रहा है उससे मीडिया प्रभावित हो रहा है। दुनिया में जो कंपनियां हैं, मीडिया भी कंपनी है, दुनिया में जो कंपनियां हैं उनकी औसत उम्र 6 साल है। 6 साल में एक कंपनी का स्वरूप चेंज हो जाता है, मीडिया का भी स्वरूप चेंज हो रहा है। मीडिया फिलहाल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। मीडिया पैसे से चलता है, मीडिया कमाई से चलता है, मीडिया का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो मीडिया अपने जो स्थितियां हैं उनसे लड़ रहा है और ये अस्तित्व की लड़ाई है। जो इस लड़ाई में समझौता करेगा कामयाब हो पाएगा और ये इसके लिए रास्ता अपने आप रास्ता बनता है। हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रास्ता इसी में से बनेगा। उस मीडिया में हमें गलती लग रही है तो स्थितियां उन जिन पे हम लोग उंगली उठा रहे हैं, मैडम ने कहा 10 चैनल पे उंगली उठा रहे हैं, उनमें भी चेंज आएगा। समय स्थितियां सबके लिए है, उसमें चेंज आएगा। जी सर, अच्छा आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते क्या कि पत्रकारिता का जो पेशा है, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, न्यायपालिका की हम बात करते हैं, जुडिशरी, उसके बाद हम कार्यपालिका की बात करते हैं, और इन्हीं 4 खंभों में से एक है लोकतंत्र का चौथा खंभा पत्रकारिता। तो क्या हमें कोई इजाजत है क्या, हमारे पास क्या वो लिबर्टी है क्या, छूट है क्या कि हम भी अपनी गिनती कंपनीज में करने लगे? हमें तो जिम्मेदारी लेकर आगे शायद मापदंड कुछ रखने होंगे, कीर्तिमान शायद कुछ रखने होंगे, या फिर शायद वो तमाम चीजें हमें सेट करनी होगी ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हमसे प्रेरणा मिले। पत्रकारिता के पेशे के साथ ये जिम्मेदारियां तो जुड़ी है ना। ये जो आयोजन है, ये हमारे अंदर जो बेचैनी है, भारतवासी ने जो व्यक्त किया है, ये हर ईमानदार आदमी के अंदर की बेचैनी है। लेकिन ये तय करना हमारे बस की बात नहीं है। हम जो सोचते हैं सब हम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन वो जो चाहते हैं नहीं कर पाते, अपनी बात को मन के माध्यम से कहते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि इस तरह से हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है। स्थितियां आज इतनी जटिल हो गई हैं कि सारी चीजें मिलकर ही एक नया रास्ता तय करेंगी। लेकिन मैं निश्चिंत हूं जी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अकुलाहट जो लोगों के अंदर से आ रही है, ये सबको प्रभावित कर रही है। ये अकुलाहट सबके भीतर भी है, लेकिन परिस्थितियां हैं लोगों को विवश कर रही है। जी चलिए, तो बहुत अलग अलग जो नजरिए हैं वो सामने आ रहे हैं। सर, 2 और खास मेहमान, 3 और खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बीच में मैं आपसे एक ब्रिज की तरह
भूमिका में मैं चाहूंगी कि आप आए। 2 रिएक्शन हमारे पास आए आपके बाद। आपने कहा कोई अवमूल्यन नहीं है, उधर विनोद भारद्वाज जी का कहना है कि विशेषण नकारात्मक जुड़ रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। सर का कहना यह है, सुरेंद्र जी का, कि बेहतर होंगी चीजें। आप इन तमाम नजरियों को कैसे कंपाइल करेंगे और कैसे एक बीच का रास्ता हमें सुझाएंगे? एक तो मुझे लगता है मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा जिसकी ओर आपने 2 बार पॉइंट आउट किया, रेखांकित किया। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम उस फर्टिलिटी के व्यक्ति हैं कि ये 10 चैनल ही देश चला रहे हैं, ये निपट मुगालता है, ठीक है ना, ये निपट मुगालता है। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, हाथरस, पडरौना, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली चले जाइए, कोई ऐसा नहीं देश चला रहा है। ये सिर्फ हवॉक क्रिएट है पत्रकारों के बीच में, क्योंकि हम उस कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में और नेताओं के बीच में, और ये पूरा सब जो घटाना कर लो कैलकुलेटर लेके तो देश की आबादी का 0.5% में 135 करोड़ की जनता है लिखत पढ़त में। मैं तो मानता हूँ 150 क्रॉस हो गया, जनसंख्या गिनती होगी तो हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात भाई साहब कह रहे थे वो मेरी ही बात को आगे बढ़ा है। ये जो हमारे ऊपर विशेषण जुड़े ना, ये किसी ने थोपे नहीं है, हमारे आचरण में वो कमियां पाई गई इसलिए ऐसा हो गया। एक दूसरी चीज मैं और कहूंगा, तमाम कमियों के बाद भी मीडिया क्यों जरूरी है। मैंने एक सेमिनार में एक बात कही, उसमें प्रशांत भूषण मेरे साथ थे, वो तो बड़े वक्ता है, बड़े वकील हैं, जो कि पिता के जो पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल फलाना ठिकाना। मैंने उस वक्त एक बात उसी को दोहरा देता हूँ। मैं मानता हूं, एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं बहुत बौद्धिक बात में यकीन नहीं रहता। गांधी जैसा कम्युनिकेशन करिए, देश समझ जाए, है ना। महर्षि अरविंद को समझने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाए, या महर्षि रमण को समझने के लिए, वो भी अच्छे लोग हैं लेकिन वो देश को नहीं समझा सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं, आगरे का उदाहरण देता हूं। एक गरीब आदमी की बिटिया, गरीब आदमी की बिटिया आगरा के किसी ऐसे व्यक्ति के लड़के को ब्याह गई जो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, विधायक सांसद उसकी जेब में हो और 1500 करोड़ का आदमी है। बात सुनना। और उसने बेटी को मार दिया, बहू को, है। अब वो गरीबी जो मैं करके आया उतने बताऊंगा, किताब और गूगल ना मैं पढ़ता हूं ना मैं ज्यादा रुचि है। अब उसके वो कहा जाएगा विधायक सांसद के यहाँ, वो बिके हुए हैं, वो भाई साहब के खिलाफ तो नहीं जा सकते, वो भाई साहब भी चुनाव में लगाते हैं, ठीक। कलेक्टर प्रभुनारायण सिंह मिलेंगे नहीं, बोले मीटिंग में बाहर गए लखनऊ, रहते अंदर रहेंगे तो भी गरीब को तो नहीं मिलेंगे। गरीब को मिलने के लिए भी सिफारिश चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। कप्तान नहीं मिलेगा, न्यायपालिका में जाएगा, वकील कहेंगे खेत रख दो गिरवी, क्या बिटिया भी गई खेत भी जाए तो मुकदमा लगे। अमिताभ अग्निहोत्री ये कर देंगे कि प्रशासन के छाती पर चढ़ के रिपोर्ट तो लिखाई देंगे कितना भी बड़ा है, ये काम लिखे करो। मैंने किया, इसी उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगार बच्चों को, हमने बात सब कुछ गंदा ना, लाखों बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला, नौकरियां टाइम से मिली, व्यवस्थाएं सुधरी, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मसला यह है क्या हमारी आत्मा इतनी पवित्र है, जो 3 और अंग है वो जहां असफल हो जाते हैं वहां पत्रकारिता का हस्तक्षेप वहां से शुरू होता है, इसलिए वो पत्रकारिता हमको औरों से ज्यादा बेहतर लगती है। मैं फिर कहूंगा, अपने अगर आप विलासिता का जीवन जीना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो आज इस कॉन्क्लेव के बाद इस पेशे को छोड़ दो, लोगों का आशीर्वाद लीजिए और तुरंत दूसरा धंधा ज्वाइन कर लीजिए। क्या आप ही लोगों ने कलंकित कर दिया? क्या मुझे मिलते हैं पुलिस के अधिकारी मिलते, वो कहते भाई साहब आपके लड़के आ जाते हैं सुबह, कहते कचौड़ी मंगाओ, जलेबी मंगाओ, मैं मोटरसाइकिल में तेल डलवाऊं,
और उसको पत्रकारिता कहेंगे। हाँ तो सर जी मैं निश्चित तौर पर अग्री करती हूँ। हम बदलेंगे जग बदलेगा, और कहा भी गया, देश के बड़े मकबूल शायर ने कहा है, हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आपको पहले जाने बे मंजिल बढ़ना होगा, कारवां अपने आप साथ आ जाएगा। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी इस समय मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। सर आपसे मेरा वही सवाल कि अभी जितने भी नजरिए दृष्टिकोण हमारे सामने है, उन दृष्टिकोण में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अगर उस प्रयास के साथ आगे बढ़ा जाए तो जो भी अभी विशेषण हमारे साथ चिपक गए हैं, जाने अनजाने, चाहते हुए नहीं चाहते हुए, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद कर्मा जी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि मैं पत्रकार ना हूँ ना, नहीं, मैंने आपको पत्रकारिता के पत्रकार कहकर संबोधित नहीं किया। लेकिन मैं भाई साहब की बात को थोड़ा सा बस 1-2 मिनट में बताऊंगा कि पत्रकारिता और पत्रकार की कलम में बहुत फर्क है। और ये इस पर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सम्मान तालियों से हो रहा है। साथी जैसे कह रहे थे कि पत्रकारिता क्यों जरूरी है, और खास करके आज के परिपेक्ष में या पिछले कई सालों से जो पत्रकारिता जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसके लिए मैं बिल्कुल साधु की बात दूंगा और नमन करूंगा। छोटी सी बात कही है कि गरीबों के लिए अगर कोई है तो मैं कहूँगा मीडिया ही है। और आज मीडिया के द्वारा आप प्रशासन को, इवन मैं कहूँगा राजनीतिज्ञों को भी, आप बहुत आराम से, मैं झुकाना वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन हाँ उनका जो आप चाहते हैं उनका उस तरफ जरूर वो सोचें। लेकिन थोड़ा सा मैं, माफ़ कीजिएगा, आप लोग सब पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं और मेरे मन में ये काफ़ी कुछ है कि थोड़ा सा हम लोग अच्छे कामों को भी, पत्रकार लोग उसको आगे बढ़ाएं और उससे प्रेरणा लोगों को मिलेगी। और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनको कि हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले समाज या यंग जनरेशन पे उसका क्या असर पड़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ लेंगे। अगर 1-8 मिनट मैं और लूँगा कि अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे पत्रकार पत्रों ने या समाचार पत्रों ने बहुत अच्छे काम किए, और एक काम ऐसा किया था जिसमें कि उन्होंने कुछ आह्वान किया। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कर्मा जी कि दूसरे दिन सुबह उस दफ्तर के बाहर 2 AC वहाँ मिले और कोई उनको बताने वाला नहीं था कि किसने दिए, क्यों दिए। तो ये प्रेरणा भी आप ही लोग जागृत कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में थोड़ा सा न्यूज़ में अगर आप लोग और परिवर्तन करके अच्छे कामों को और आगे बढ़ाएं तो आप भी हैं जो सब कुछ आगे ला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इन तमाम चीजों को सुनने के बाद मुझे ये जो समझ में आया है वो ये कि आलोचना सबसे ज्यादा उसी की होती है जिससे अपेक्षाएं सबसे ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो सबका ख्याल रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आलोचना उसके जगह, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आलोचना उसकी नहीं होगी, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति की आलोचना ज्यादा होगी। तो बस ये समझने की आवश्यकता है कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पेशा है। जब आ रहे हैं तो देखभाल कराए, सोच समझ कराए। सर ने भी उन तमाम चीजों को रखा था सामने। डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा हमारे साथ हैं, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डॉक्टर BRA यूनिवर्सिटी। सर आपका भी चर्चा में सहयोग चाहेंगे। यही पॉइंट, बेसिकली यही पॉइंट, बहुत सारी खूबसूरती है मीडिया की। हम बहुत सारी ऐसी मुहिम याद कर सकते हैं। आपको याद होगा एक बच्चा प्रिंस नाम का, अब से 12 या 13 बरस पहले, मैं जब पत्रकारिता में बमुश्किल 3-4 साल पहले आई ही थी, एक ड्राइव चला और रातों रात पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा उस
बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2013 में हमने निर्भया मामला देखा, दिल्ली की सड़क पर एक गैंग रेप हुआ और उसके बाद कैसे उस मुहिम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बाकायदा एक्ट बना, उस पर कमेटी बनाई गई फॉर्मर जस्टिस के साथ, उस पर एक्ट बना, तमाम चीजें हुई। लेकिन इसी सकारात्मक में से मेरा सवाल हालांकि वही है जिसको मैं घुमा फिराकर आप सबसे पूछकर एक नए दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना चाहती हूँ कि नकारात्मक बहुत कम है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि पानी में 4 बूंद तेल की डाल दी जाए तो तेल ऊपर सरफेस पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, दिखने लगता है। क्या हो, कैसे बढ़ा जाए आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की चर्चाओं के लिए लगातार मंच मिलते हैं जी। ये जो मंच का मिलना बहुत बड़ी बात है। ये मंच हमारे परिमार्जक की तरह से काम करते हैं, जैसे लॉन्ड्री है या कपड़े धोने का स्थान है, क्योंकि जब तक हम अपने शॉर्ट कमिंग्स को और लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी स्थिति के बारे में रूबरू नहीं होंगे, तब तक ना तो हम बहुत हाइपर में जा करके बड़ी बातें करके कहें कि ये बहुत अच्छी बात है, या हम बहुत ग्राउंड रियलिटी में जाएं तो कहने की बात ये है कि जन्नत का ख्याल तो बहुत अच्छा है गालिब, पर हकीकत हमको सब मालूम है। तो ये सभी जानते हैं कि कौन क्या है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सबसे वरिष्ठतम लोगों में श्रद्धेय और आदरणीय रमाशंकर जी हैं, जिन्होंने आदि पुरुष कृष्णदत्त पाटीवाल जी के समय से काम किया है और उनके सामने पूरा युग पूरा रहा है। आप सभी लोगों को ये जानकर के खुशी होगी कि इस मंच के माध्यम से मैंने कई साल बाद उनको यहाँ पर देखा। तो सबसे पहले तो ये है कि मंच आपको लगातार मिलते रहे। जब आपके पास में कोई मंच ही नहीं होगा तो आप कहाँ कहेंगे, किससे कहेंगे? सामान्यतः समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी पे सबसे बड़ी पहली परिभाषा क्या होती है? पहली परिभाषा है, क्या टॉप के कॉन्वेंट स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करा पाए? शाम को मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या बीएमसी रात में ऑटोप्सी करा पाए? इस मामले में पुलिस में एसएसपी से मुलाकात करा पाएगा? या इसी तरह के मामले जिसकी तरफ थोड़ा सा नस्तर लगाया था अमिताभ ने, और अल्टीमेटली विनोद जी जिसको संघर्ष को करते रहे, सुरेंद्र जी करते रहे, बच्चन सिंह जी, और हमने जिस अखबार में थे एक साथ ही काम किया, एक साथ ही छोड़ा उसको। फिर उसके बाद में तो पहले क्या था और अब क्या था, हम लोग जब मीडिया में स्केलिंग करते हैं तो 2 तरह की बातें करते हैं। जर्नलिज्म बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में 2 बेसिक चीजें थी। आजादी से पहले जर्नलिज्म का मुख्य लक्ष्य एक मिशन था, और उस मिशन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक ही बात थी कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। जब देश आजाद हो गया तो मिशन के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंट जैसे जैसे हम बढ़ते गए मैंशन हो गया, मतलब मिशन पीछे हो गया, लोग अपने मकान बनाते रहे, मैंशंस बनाते रहे। तो ये बेसिकली चीज है। पहले मकान कच्चे होते थे लेकिन लोगों के दिल बहुत पक्के होते थे। ज्यादातर जर्नलिस्ट पक्के दिल के होते थे, मकान उनके कच्चे होते थे। आज सभी के मकान बहुत पक्के हैं और दिल बहुत कच्चे हैं। दरअसल आप प्लीज अपनी बात कहिए, फिर उसके बाद मैं यहीं से एक पॉइंट निकालना चाहती हूँ। जी जी,
आप रोक सकते हैं, जी। क्योंकि कभी कभी रोकिए मती बुलबुले को, ऐसा हो सकता है कि कभी तूफान आपके अंदर रुक जाए और फिर वो और पवन में रुक जाए। तो रोकिए मती, बोलते जाइए। चर्चा का मतलब ही यही है कि चर्चा हो रही है। सर मसला लेकिन ये है कि सारी शुचिता की उम्मीद, जी। क्योंकि सब देखिए हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, जी। तो पत्रकार भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना। हमने सारी शुचिता की उम्मीद, सारी नैतिकता की उम्मीद, सारी जिम्मेदारियां हमने एक जवाब पर डाल दी है। क्या ये उचित है? आपको लगता है ठीक है? नहीं। समाज बदल रहा है तो पत्रकार का बदलना इतना बड़ा आखिर हमने उसको मुद्दा क्यों बना दिया है? देखिए, ये विनम्रता पूर्वक पॉइंट मेरा, थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है जो ये बहुत अच्छा मैडम आपने उठाया, पर ये सवाल आपने खुद ही उड़ा हुआ है। जी मुझे नहीं लगता कि ये सभी लोग उठा रहे हैं। आप खुद ही उड़ा रही हैं अपने आप को, कि उस कंपन के बोझ से खुद ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि समाज हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है। समाज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मैं मीडिया में एक्टिव हूँ और पिछले 30 साल से पत्रकारिता के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, जाता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग सीढ़ियों पे जाकर के मकान के ऊपर पहुंच गए और फिर सीढ़ियां हटाकर कहते हैं जी हमारे ऊपर आना चाहते हैं। ना वो ऊपर आना चाह रहे थे ना नीचे आना चाह रहे थे, वो अपनी जगह ही है। ये सियासतबाद का सिद्धांत है। सियासतबाद का सिद्धांत सबसे पहले महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी बहुत बड़े थिंकर थे और उसी को चुरा करके आइंस्टीन के रिलेटिव थ्योरी आती है, टू बी और नॉट टू बी। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मेरे सामने के सारे लोग मेरे सामने हैं, मेरे पूरब में हैं, और वहां के लोग हैं, मैं उनके लिए पश्चिम में हूं। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी को सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज आप कितना ही पीएचडी कर लीजिए, सारा आदर्श कर लीजिए और सारा कुछ काम कर लीजिए, और लेकिन आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो ये देखना पड़ेगा मेरी जात के लोग ज्यादा कहाँ हैं। इसका मतलब है 70 साल में आपका बेसिक ट्रेंड नहीं बदला है। जब मैं किसी अच्छी पोजीशन में होता हूं तो मुझसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है, और जब मैं थोड़ा सा भी डाउन होता हूं तो मुझसे अच्छा जातिवादी, धर्मवादी और फंडामेंटलिस्ट नहीं है। तो ये सिचुएशंस किस तरह से आ रही है, समाज बहुत परिपक्व हो रहा है। और जहां तक दशा और दिशा का प्रश्न है, ये तो सतत परिवर्तन का पहिया है, पहिया रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, इसको क्या ठीक ट्रैक पर भी आते हुए देख रहे हैं क्या? इस समय के पहिए को, ये जो उतर गया है, ऑफ द ट्रैक हो गया है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि उतरा है। ये तो बिल्कुल आपकी दृष्टि है, सियासतबाद है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि उतर गया है, मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। पहले 4 अनपढ़ लोगों ने 4 बड़े अखबार चलाए जो आज कम से कम नहीं तो 5000 करोड़ के स्वामी हैं, और उन अखबारों के मालिक अनपढ़ थे। आज पढ़े लिखे लोगों ने अखबार चलाए तो उनके 11% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है अनपढ़ लोगों में भी हमारी आई क्वोटिएंट ज्यादा था, और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे लोगों को अपना नौकर रखा। ठीक है। आज जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो ज्यादा विजनरी हैं, वो ज्यादा समझदार हैं। आज सोशल मीडिया के जो तमाम हथियार हो गए हैं, अब बड़ी बड़ी स्टोरीज जो सारी दुनिया में ब्रेक हो रही हैं, वो बड़े बड़े अखबार ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो अब आजकल सोशल मीडिया के लेमैन और सिविल मैन कर रहे हैं। और जिस समय एक बड़ा कांड हुआ था, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिविटी से देखना चाहता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोरी हुई थी, आगरा के पास एक जगह है राजस्थान के बॉर्डर पर, वहां से एक महिला को लाया गया। उस महिला को लेकर के एक बहुत बड़े अखबार में दिल्ली में बहुत बड़ी स्टोरी हुई कि भाई ये मंडी लगती है। मंडी के बाद में क्या हुआ, बाकी आप सब बोले, आप सब फूलों के ताज में रहने लगे। उस मंडी का क्या हुआ, वो मंडी आज भी चलती है। उस महिला का क्या हुआ, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। एंकर को अपने पैसे मिल गए, अखबार वाले को टीआरपी मिल गई, बाकी लोगों को फॉलो का जिक्र कर रहे हैं आप। हाँ, यही है, ये सबसे बड़ी समस्या है
और उसको समस्या न माने। हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे साथ में ही कोई अच्छे आदमी अच्छे पद पे पहुंच जाए तो सब कहेंगे हमारा रिश्तेदार है, और अगर कोई गरीब है तो कहेंगे अरे हमको मतलब नहीं है, अभी कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द जर्नलिज्म। हाँ, अभी जर्नलिज्म का ये जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है फॉलोअप, ये पीछे छूट गया है। पहले अखबार भी फॉलोअप छापा करते थे, अब अखबारों ने भी दरअसल उससे मुंह मोड़ लिया है। याद होगा आपको 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, 2008 में उमा खुराना सिंह मामला हुआ था। तो उमा खुराना पकड़ी गई, किस आरोप में पकड़ी गई ये तो सबने दिखाया, लेकिन बाद में उमा खुराना का क्या हुआ, क्यों वो स्टोरी प्लेस की गई थी, इस फॉलोअप पर दरअसल बहुत कम लोगों की निगाह गई। ये एक मिसिंग और लैकिंग पॉइंट है हमारे साथ। जी सर, प्लीज 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 सर। आपने जो एक सवाल उठाया था, जो किया था लोग उसका थोड़ा साफ जवाब देते हैं। प्लीज सर। पत्रकारों से क्यों ज्यादा उम्मीद की जाती है? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने एक सवाल किया। वैसे तो ये ठीक है कि जैसा समाज होगा वैसे ही हम पत्रकार समाज का हिस्सा है, तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। हम भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसा समाज होगा। समाज अगर अच्छा है तो हम अच्छे, समाज अगर खराब हो रहा है तो कहीं हम पे असर आएगा। लेकिन आपका जो सवाल मैं उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि हम अखबार छापते हुए या टीवी पे खबर पढ़ते हुए गलत लोगों पे उनके खिलाफ कमेंट करते हैं, उन पर हम एक तरह से धावा बोलते हैं, हमला करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कहीं अपने तौर तरीकों से बिगड़े तो लोग उसका उंगली उठाएंगे, लोगों की नजर होगी, क्योंकि हम दूसरों को उंगली उठाते हैं। ठीक बात है। इसलिए हमसे उम्मीद ज्यादा की जाती है और हमें ज्यादा सावधान रहना होगा, हमें ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। हम कैसा का कैसा जवाब नहीं दे सकते। हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम दूसरों पर ज्यादा उंगली उठाते हैं, तो हमारी जवाबदेही ज्यादा है। आचार्य रजनीश एक ही हुए हैं या विवेकानंद एक ही हुए हैं। 39 साल में, 39 बरस की बहुत छोटी सी उम्र पाई विवेकानंद ने, लेकिन विवेकानंद का हम जन्म शताब्दी वर्ष मनाते हैं। वो कोई राजनेता नहीं थे, कोई कलेक्टर भी नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं थे और बहुत बड़े पद पर भी नहीं थे, लेकिन हम जन्म शताब्दी वर्ष मनाते हैं। 150 बरस बीतने के बावजूद हम ध्यान रखते हैं कि हमारा देश में कोई स्वामी विवेकानंद पैदा किया था। मेरा ख्याल से सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि हमें अपने आप को किस तरीके से आगे के जीवन में चुनौतियों के लिए, संघर्षों के लिए तैयार करना है। लेकिन तमाम एक और हमारे पास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात और बताऊंगा। जो सिंह सिकरवार हमारे साथ संक्षेप में सर। श्रुति, how long now you have? How long you have for the session? समाप्ति की ओर। ओके, ठीक है। प्लीज। बड़ी बात बस एक जी सर, अभी एक हमारे पैनलिस्ट है, बस बहुत कम समय में कह दीजिए सर। विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम हर चीज का तुरंत रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। मैं बस यही बता रहा हूँ कि एक छोटे से फंक्शन में एक महेंद्र सिंह टिकैत जी की रिपोर्टिंग करने गया और वहाँ मुश्किल से होंगे 600 आदमी, और मैं पहुंचा तो मेरे गर्दन पे हाथ रख के कहते 1.5 करोड़ लोग जहाँ बैठे हैं, तो मुझे क्या मरना था, उसी बात की रिएक्शन देता मैं। ठीक बात है। सब कुछ चीजें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। बचन सिंह सिकरवार हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले श्रोताओं का जरा एक रिएक्शन में ले लूं। आप ये जितनी भी बौद्धिक चर्चा है या जो भी हम यहाँ पर कह सुन रहे हैं, पहुंच रहा है आप तक? पहुंच रहा है आप तक? क्योंकि मीडिया तो ऐसी चीज है ना कि हर आदमी पत्रकार है। 150 करोड़ का भारत है और 150 करोड़ पत्रकार है, तो समझ पा रहे हैं आप क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच जी। बचन सिंह सिकरवार सर हमारे साथ हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई एम सॉरी, योर रिएक्शन ऑन दिस कंटेम्परेरी टॉपिक, वी वुड लव टू नो what do you think about this, you know, this whole scenario, this whole picture of media, what is we are projecting on the TV screen? उससे पूर्व जो पूर्ववर्ती हैं बहुत सारे विचार प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि जिन सवालों को सब दफ्तरों ने उठाया है उसका मैं भक्त हूँ। 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं संपादकीय लिखा करता था एक बड़े अखबार यही अमर उजाला में आए, तो सच कहना हर एक की मुद्दे की बात है। और इसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि पहले पत्थर के दिल होते थे, अच्छे होते थे, इसके लिए हम सब दोषी, क्योंकि हमने प्राथमिकता हमारा राष्ट्र समाज नहीं रहा, हमें नौकरी सबसे प्यारी।
हमारे दौर में मेरे ही साथी संपादकीय देकर मैंने बहुत संभाल के लिखा, वो पूछने गए आते खावा हम सफाई दे रहे, टॉपिक तो पूछने जा रहे, बनाना तो पूछने जा रहे, और जब हमारे मालिकों ने हमें एक तरह की ईश्वरी की कृपा दी, पूरी छूटी, हमारा मन आए बोले, तो इसके लिए पत्रकार खुद दोषी है। और दूसरा बात ये था उसकी पृष्ठभूमि, अगर भूखे नंगे घर का है, किसी और नौकरी की मैं नहीं आया, केवल जीवन जीने आया है, और पत्रकारिता का पेशा अपना लिया, उससे राष्ट्र और समाज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो केवल जो मालिक दे देता है उसको वो लिखता है, स्वागत। और बाकी जो मालिक के हित में नहीं है वो दौड़ के बता नहीं जाएगा, चाहे वो पत्रकार के हित में हो, उसे भी वो। और वर्तमान में जैसे इसमें पैसे का काम बढ़ता गया, पूंजी वाली व्यवस्था हमारे संचार माध्यमों में आई, वैसे वैसे उन्हें लिखने वाले और अच्छे से अच्छे पत्रकारों की जरूरत नहीं है, उन्हें पीआरओ की जरूरत है, जो पूंजीपतियों से या राजनेताओं से विज्ञापन ला सकें और धन की व्यवस्था करा सकें। सारे नागरिकों को उन्हीं की जरूरत है। ये अलग सत्य है, ठीक है। तट सत्य है, उसके लिए पत्रकार भी दोषी है, वो स्वयं से आता है, मालिक नहीं चाहता, वो उसी की बात करता है। हाँ, उसकी बालगी तो हमने हाल ही में बहुत सारे इंटरव्यूज देखे भी हैं। डॉक्टर गड़िया शंकर शर्मा है, इन्होंने कभी मुलायम सिंह के बारे में कोई मुलायम सिंह जी ने शिकायत कर दी मालिक से, इनको डांट पड़ गई कि आगे से आप पत्रकारिता करने नहीं जाओगे। तो इसका ये है सबसे बड़ी बात, जो आप कैसे का ये है पत्रकारिता अखबार चलाने नहीं, मैंने जो कह रहे नहीं कि हमारी रोटी नहीं चल रही, हमने रोटी छोड़ दी, हमने दूसरा काम किया, लेकिन पत्रकारिता का जो लक्ष्य था वो भी जिंदा है। पेशे को कम से कम पेशे की गरिमा रोटी के लिए तो हमने पत्रकारिता नहीं की, हमने दूसरा काम किया। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को पहले काम था, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही घर से अपने भरण पोषण करें, वो सब जगह घर से सारे क्यों मांग के लाते थे, ताकि कोई एक व्यक्ति उस पर उसकी बाणी रोक नहीं लगा पाए। और जो पत्रकार दोस्त मेरे बात कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी ईमानदारी की, मेरे निकलने के बाद अखबार में सस्पेंड यूनियन की वजह से सस्पेंड होने के बाद किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कहते थे नेता यहाँ के लोग, आप जिस दिन निकलोगे हम आपके संग खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्रकार साथियों ने सारे संगठनों को उन्होंने हथिया लिए जो होटलों में कार्यक्रम करा सकते, यूनियन जो इनको व्यवस्था करा सकते। तो चलो थोड़ी सी ईमानदार पत्रकार आएगा कहाँ से, कौन सी दुनिया से आएगा? आप उन्हें अखबारों में जगह नहीं दोगे, आप उन्हें किसी यूनियन में नहीं दोगे, गुच्चू में मंच पे आके बैठा दिए। और मैं राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार मुझे एक पार्टी विशेष के मंच पे बुलाया गया, शिवराज सिंह चौहान जिसे था, विषय था जनसंचार माध्यमों में अपसंस्कृति। तो परिचय देने के दौरान मैंने भोपाल में मैंने कह दिया कि इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, प्रेरक सरकार थी जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को इसमें मौका दिया। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद हुआ तो समाचार एजेंसियों पर विदेशियों पर रोक लगा के प्रेस इंडिया का गठन किया, और उन्होंने देश में प्रेस स्वतंत्र प्रेस के लिए बाकायदा जगह दी, बहादुर से जफरलाल और जगह प्रेस पीटीआई के लिए जमीन उपलब्ध कराई, धन उपलब्ध कराया, ताकि देश में क्योंकि जनसंचार माध्यम देश का जनमत तैयार करती है, ये बहुत बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका में किसी बाहरी देश के भी थोड़ा नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी समाचारों का आदान प्रदान हुआ उसके माध्यम से हुआ, लेकिन जो कथित राष्ट्रवादी थी तो उन्हें बड़ा रहेगा राष्ट्रवादी विचारों को, उन्हें से कोई मैंने कहा कि आपने हिंदी देवनागरी का खत्म कर दिए, उन्हें कोई संविधान में मैंने की मेरी सारी डिग्रियां, मेरे अखबारों का रजिस्ट्रेशन सारा हिंदी के अंकों के साथ है, तो अभी तो बन गया तो संविधान। तो सारी जो ईमानदारी की बातें हैं वो किसी पार्टी को अभी दे, मैं बहुत प्रिय हूँ उनका, लेकिन जब मैं वो राष्ट्र की बात करता हूँ, जब गांधी को नियोजन की बात करता हूँ, बेनिवेश का विरोध करता हूँ, तो वो मुझे दुश्मन समझते हैं। अच्छा जी, वही बात है ना कि मैं, हालांकि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, एंड दिस इज द बिटर ट्रुथ टू बी हर्ड, ये सुना जाना चाहिए। एक संपादक, बड़े अखबार के संपादक, जब उनका भी बाहर निकाल
दी गई, मेरी जैसी दशा कर दी गई उनकी। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको आपके अखबार में बैठा सकता हूँ, मेरी और ताकत है, मेरे पीछे लोग हैं। अरे बोले बेटा हम बढ़िया लोग हैं क्या, ये चलो। तो उनका कहना ये था कि अब तो जैसे देखने की जरूरत नहीं है, अब तो उनकी जरूरत है जो दाम ला सके। हाँ, ये एक सच्चाई है अमिताभ जी। मैं बस समझ आपसे चाहती हूँ कि आप इसको तो इसलिए मेरा कहना है जो भी इसके बाद जो क्या कहते हैं मीडिया पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से हमें बहुत लाभ महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया का सेशन नेक्स्ट सेशन है। मैं इसी को कंक्लूड करता हूँ, ये बदलाव तब आएगा जब हम हमारे बीच में मन में हो कि कोई तो हमारे लिए लड़ रहा है, तो उसकी एक उंगली से मदद तो करे, सपोर्ट हाँ, तो कम करे। से कम ये एक शुरुआत होनी चाहिए। सर मैं चाहूंगी कि आप इस सेशन को वाइंड अप करें। मरता क्या ना करता वाली स्थिति है क्या पत्रकार? और एक सेकंड और करना भाई भी गए उससे ये पूछ रहा था कि उपेंद्र शर्मा क्या है, फलाने क्या है, और आप कैसे सर्वाइव कर पाए 16 लोग टाइम। मैगी साहब मेरे पास रहने को घर था, खेत थे, और बाकी सारा जीवन है, मैं कैसे सर्वाइव कर पाए 30 साल। तो मेरा प्रश्न ये है, पत्रकार के पास तो जीविका का कोई और साधन नहीं और कोई कला नहीं आती, कोई नहीं, इसलिए उसकी मजबूरी है कि जैसा वो कहेगा मालिक वैसा वो बनाएंगे। दूसरी बात तमीज ये है कि उन्हें जितनी छूट मिलती है वो उसका भी उपयोग नहीं करते। क्योंकि मैं संपादकीय पृष्ठ में रहा, मैं ही देख लगाता था, तो मैं नए नए लोगों को मौका देता था, अवसर देता था। और जो विश्वास की बात कर रही है आप, 30-35 साल बाद एक गरीब आदमी बाहर आया, तो उसने कहा सिकरवार सबकी मदद करते थे, आपकी शायद भूषण ने बाहर से खेरागढ़ से वो आदमी आया, इससे भी उसने मुझे फिर मैंने पढ़ा, लगा दूंगा, बोला कि 5 साल बाद चाय पी लो आप। मैं मैंने चाय पीता था, मैं खाता, तो बोले फिर मेरे समाचार कैसे समझ। ठीक है सर, वो समझ आ रहा है कि वो चुनौती है निश्चित तौर पर, और इसीलिए मैं सर से मेरा निवेदन, सर कंक्लूड कीजिए इसको। मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। देखिए मैं 2-3 बातें जो पूरे चर्चा में निकल कर आई इस सत्र में, मुझे लगता है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये साफ हमको समझनी होगी, आजादी से पहले के भारत में जिस ढंग के अखबार की से जरूरत पूरी हो जाती थी वो आज संभव नहीं। इसलिए कोई इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं, वो अतिरेक हो जाएगा। बड़ा पूंजी निवेश मीडिया में चाहिए ही चाहिए। ठीक, साइकिल पर अखबार छापिए, 25 कापी कचहरी ले आइए, उससे तो जीवन नहीं चलता। संचार बहुत गतिमान हो गया है। एक तो ये चीज समझना चाहिए, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो लोग ऐसा विरोधाभास करते हैं मुझे लगता है वो अतिरेक में है। व्यक्तिगत उदाहरणों में मैं नहीं जाऊंगा, किसी के जीवन में कोई व्यक्तिगत समस्या घट सकती है, कभी घटी हो, लेकिन वो पूरी मीडिया कोई ट्रेंड को बताए ये ठीक। दूसरी बात जो इस पर चर्चा में निकली मैंने देखी, मुझे लगता है मैं अपनी इस धारणा के साथ हमेशा रहा, ये स्वेच्छा से चुना गया व्यवसाय है। जैसे अगर सेना में भर्ती होने वाला कोई जवान ये कहे कि भाई साहब बड़ा खतरा है एलओसी में, मुझे 2 गनर दे दो, तो मैं कहूंगा भाई तू चाय की दुकान खोल ले, डॉक्टर ने बताया सेना में रहे। ये सब बातें मत बताइए। ठीक है, पत्रकार ऐसा छोड़िएगा पत्रकारिता। डॉक्टर ने कहा क्या पुलिस का नोटिस आया कि पत्रकार नहीं रहोगे? हाँ, वही मसला है। दूसरा काम करिए, जो कर सकते हैं वो करें, बाकी छोड़े। तीसरी बात जो मुझे लगता है हम लोग को इसमें जरूर समझनी चाहिए, इमरजेंसी के दौरान कहावत किस्सा हुआ जिसको लाल कृष्ण आडवाणी कई बार उद्धृत करते थे उस दौर में, कि कहा गया कि भाई नमस्ते करिए और लोग रेंगने लगे। मैं ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं उनकी बहस में पढ़ना चाहता। जो लेट गए उनको मुबारक, जो नहीं लेटे वो मुबारक। सत्ता का दबाव एक प्रश्न बार बार आता है और सारे लोग इसी पर क्रांति को आके केंद्रित कर देते हैं कि भाई सत्ता का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं अभी उदाहरण डिस्कस कर रहा था तो उसको हटाता हूँ, सिर्फ पत्रकारिता की बात करता हूँ। मैं अखबार में संपादक रहा, मैं टेलीविजन में संपादक रहा, इतनी लंबी यात्रा में कई जगह रहा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, सत्ता का दबाव। दिन भर में मैंने 500 खबरें चलाई, 10 पर सत्ता का दबाव। क्या 400
590 खबरें ईमानदारी से चलाई हैं। अगर नहीं चलाई तो खुद कई बार सत्ता के नाम पे भाग रहे। अगर मैं अखबार का संपादक था, मैं 500 खबर औसतन छापता था। ठीक, मालिक, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबकी मिला के 5 से 10 से ज्यादा खबरें नहीं होती थी। दबाव वाली ठीक है सर, कुल मिला बाकी तो मैं ईमानदारी से गरीब की मदद करूं। हाँ, हम ठीक है। अपनी बेईमानी को क्रांति के छद्म जाल से ढकने की जो कोशिश बस करते वही हैं वो जनता समझ गई, इसलिए उसको मंजूर है। हाँ, मतलब ये नहीं चलेगा कि आप कुछ डिस्कस से नहीं उठना चाहते हैं और आप आक्षेप और आरोप दूसरों पर लगाते रहिए। श्रुति होगा जी। तो मैं बुलाना चाहूंगी मोमेंटोस के लिए रिस्पेक्टेड सर बाय आदर्श नंदन जी हमारे बीच में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। सर आपका स्वागत है मंच पर। एंड इसके साथ साथ रोहित जैन जी हमारे बीच में मौजूद है CCLA एक्स कमेटी से। और आगे बढ़ते हुए प्रकाश गुप्ता जी आपको भी आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर, डायरेक्टर ऑफ 10 न्यूज नेशन नेटवर्क। तो सर आपका स्वागत है। एंड मोमेंटोस के साथ चलिए वाइंड अप करते हैं फर्स्ट सेशन को और बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। तालियां होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी के बीच में यहाँ पर पैनल में मौजूद है डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा जी। सर आपका स्वागत है। तो वी थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर दिस मीडिया कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हुए मिस्टर विनोद भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। विनोद भारद्वाज जी को मोमेंटो प्रदान किया जाए। तो विनोद जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच में मौजूद है और इनको सम्मान करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट सेशन जो कि मीडिया जगत की वर्तमान दशा और दिशा ये समाप्त होता है।